सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 11वीं की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह। उस आरोह पाठ्य पुस्तक का पाठ वे आंखें और जिसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। तो हमने पिछले भाग में इसके कवि जो पंत जी है उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय जाना और पता लगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन तो मिलता ही है, इसके अलावा समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव जो भी प्रथा है उनकी भी कहीं न कहीं इनकी रचनाओं में झलक देखने को मिलती है। तो सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी इन्होंने कई रचनाएं लिखी। तो ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1900 में हुआ तथा निधन 1977 में हुआ। इसके अलावा कई पुरस्कारों से नवाजा गया। वो सब बातें हमने पिछले भाग में पढ़ी थी, तो अगर उससे वंचित हो तो उस पिछले भाग को भी अवश्य देखें। तो यहाँ पर यह बात तो स्पष्ट हो गई कि कवि ने इस पाठ में एक किसान की पीड़ा और उसके दर्द का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया है। भावनात्मक तरीके से उसका चित्रण किया है कि किस प्रकार एक किसान ने भी देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया और वह भी स्वप्न देखता था। उसको भी इस बात का अभिमान था कि मैं भी कुछ योगदान दे रहा हूँ, हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन उस स्वप्न के पश्चात आज़ाद जब देश हुआ तो उस किसान को मिला क्या है? कुछ नहीं। जो अन्य जो जमींदार और ठेकेदार और महाजन थे वो तो सब प्रगति की तरफ बढ़ गए, लेकिन किसान को मझधार में छोड़ करके चले गए। बेचारा किसान परेशान, दुखी, और यही उसका अंत नहीं हुआ, दुखों की सीमा और बढ़ती हुई चली गई। तो जिसने जो ख्वाब देखे थे कि देश आजाद होने के बाद में वह भी स्वतंत्र होगा, उससे भी अपना हक मिलेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। इन सब बिंदुओं पर कवि ने इस पाठ में चर्चा की है। तो अब यहाँ पर प्रारंभ करते हैं दूसरा भाग। लहलहाते हुए खेत ध्रुवों में, किसान के आंखों में वह लहलहाते खेत, खिले हुए खेत और लहलहाते खेत उसकी आंखों में बसे हुए हैं। हुआ बेदखल अब जिस दिन से जिन अब क्या हुआ, आजादी के बाद जो खेत थे उसके, वह खेतों से भी वो बेदखल हो गया। जमींदारों ने उसके खेत भी हड़प लिए। ये उसको आजादी का परिणाम मिला। जो जमींदार थे उन्होंने उसके खेत को हड़प लिया। बेचारा जो जैसे तैसे करके और खेतों के स्वप्न देखा करता था, लहलहाते जो खेत थे वो भी निकल गया हाथ से। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली तिनके तन तन से, और जिसके जीवन की उस हरियाली में उसको देखकर प्रसन्न होता रहता था, तिनके तिनके को देख करके वो प्रसन्न होता रहता था और मुस्कुराता रहता था, उसको आनंद की अनुभूति होती थी, उसको भी क्या कर दिया? बेदखल अब जिनसे, अब उस खेतों से उनको बेदखल कर दिया किसानों। ये स्थिति हुई उसकी आजादी के बाद। और यही नहीं, यही स्थिति नहीं रुकी। आंखों में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब पुत्र के लिए आया, यहाँ पर मुहावरा भी है, आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय होना। तो जो आंखों की तारा अर्थात जो पुत्र था उसका, वह आज भी उसकी आंखों में बार बार घूमता रहता है। उसकी यादें, उसकी स्मृतियां उसके हृदय में बार बार आती है, उसको याद आती है, दुखी होता है वो, क्योंकि उसके पुत्र को कारकुनों की लाठी से, जो कारकुन जमींदार के जो लठेत है, कारकुन कौन? जमींदारों के लठेत से, उनकी लाठियों से उसकी हत्या कर दी गई। जो अपनी जमीन के लिए कुछ संघर्ष किया उसके पुत्र ने, तो परिणाम क्या हुआ? उन जमींदारों के लठेतों ने उसके पुत्र की हत्या कर दी। गया जवानी में ही मारा, और बेचारा जवानी में ही मारा गया उसका पुत्र। देखो ये किसान की स्थिति हुई है। जिस किसान ने क्या क्या स्वप्न देखे थे आजादी के बाद में, कितने अच्छे स्वप्न देखे थे कि मैं भी आजाद होऊंगा, स्वतंत्र होऊंगा, सब बातें सोची थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जमीन तो गई, लेकिन जमीन के साथ साथ उसके पुत्र को भी, जो थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहा था अपनी जमीन के लिए, जमींदारों के लठेतों ने उसको भी मार दिया। इस प्रकार की दयनीय स्थिति का सामना उस किसान को करना पड़ा। पाठ का नाम क्या है? वे आंखें। उस आंखों को देखता है और दुख भरी दैन्य भरी आंखों को देखते हैं कवि, तो उनको बहुत पीड़ा होती है कि क्या स्थिति होगी हमारे किसान की, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसको सबसे आगे बढ़ना चाहिए था, आज हर कोई उसका शोषण कर रहा है।
उसको हर कोई उसकी जमीन हड़प लेता है, यहाँ तक कि उसके परिवारजनों को नुकसान और पहुंचाता है। ऐसी स्थिति उस किसान की हो जाती है। एक बार उन्हें देख लीजिए कि जिस खेतों के लहलहाते खेतों की जो छवि उसकी आंखों में बसी हुई थी, उन तिनके तिनके और उसके तिनके तिनके को देखकर उसके चेहरे पर आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। हंसता था उनको देख देख करके। आज उस समस्त जमीन से उसको बेदखल कर दिया गया है, उसको बेदखल कर दिया गया है। और यही नहीं, आंखों ही में घुमा कर जो आंखों का प्यारा उसका पुत्र, जो उसकी आंखों में हृदय में बसा हुआ था, जिसको वो अत्यधिक प्रेम करता था, उस पुत्र को भी इन जमींदारों के लठेतों ने लाठी से मार मार करके उसकी हत्या कर दी। ये किसान की स्थिति हुई। तो ये पद्यांश का हमने व्याख्या समझी, प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है। अब रही बात इसकी सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार करनी है, जिसमें काव्य सौंदर्य की बात आती है, वह भी इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत हम यहाँ पर पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत अब प्रकृति के चितेरे कवि, अगर कवियों के आगे उसके विशेषताओं को भी कुछ लिख दे शब्द तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रकृति के चितेरे कवि कौन? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पदों से अवतरित है। इसमें कवि ने किसान की पीड़ा का वर्णन किया है, यह इसका प्रसंग हो गया। व्याख्या लिखनी है ही हमको। कवि एक किसान की पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार हमको व्याख्या लिख देनी है। व्याख्या के पश्चात अब रही बात विशेष की। विशेष के अंतर्गत खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग एक विशेष ही हो गया। एक बात हो रही है कि तृण शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां पर हो गया। पुनरुक्ति जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग। ठीक है। तीसरी विशेष में कहीं कहीं करुणा का भाव भी यहाँ पर जगा है। पुत्र मर गया तो अपनी पीड़ा और करुणा का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। तो करुणा रस का भाव और किसान की दैन्य स्थिति का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, ये इसमें एक विशेष और हो गया। तो ये इस पाठ की प्रसंग, विशेष और व्याख्या तीनों पूर्ण होती है। अब इसके पश्चात आगे किसान की क्या स्थिति होती है, किसान की और क्या क्या दैन्य स्थिति होती है, उन सब का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे।
इसलिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।